शुचि पर्यावरणम नामक पाठ का सम्यक अध्ययन कर लेने के बाद अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि क्यों प्रकृति की शरण चाहता है, अर्थात कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है। हमने पाठ में पढ़ा कि महानगरों का जीवन बढ़ते प्रदूषण के कारण बहुत कठिन हो गया है, इसीलिए कवि चाहता है कि वह कुछ समय प्रकृति की शरण में जाए। महानगरस्य जीवनम दुर्वहम जातम। महानगर का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है, अतः इसीलिए कवि प्रकृति शरणम इच्छति। कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चल फिर पाना कठिन हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर हम पाठ्य पुस्तक में ढूंढेंगे। यानानां पंक्तयो यनन्ता कठिनम संचरणम। यानों की असंख्य पंक्तियां होने के कारण पैदल चल पाना बड़ा कठिन हो गया है। तो हमें यह उत्तर यहाँ लिख देना है। महानगरेषु यानानां अनंता पंक्तयः भवन्ति। महानगरों में वाहनों की अंतहीन पंक्तियां होती हैं, अतः तत्र संचरणम कठिनम वर्तते। यही कारण है कि वहाँ चल फिर पाना बहुत कठिन है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। फिर हम पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम। हमारा वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है और हमारा जो जल है वह भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। हमारा जो भक्ष्य है, भोजन है, वह कुत्सित माने हानिकारक वस्तुओं से मिश्रित युक्त हो गया है। धरातलम समलम। और हमारा धरातल गंदगी से युक्त हो गया है। तो हम इसको इस प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार लिख देंगे। अस्माकं पर्यावरणे हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना फिरना चाहता है। इसका उत्तर भी हमें पाठ्यपुस्तक में मिलेगा। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कवि कह रहे हैं कि एकांते किसी सुनसान कांतारे जंगल में क्षणमपि क्षण भर भी मे संचरणम स्यात् मेरा घूमना फिरना हो जाए तो स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित रहेगा। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कवि ही ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि किसी गांव के सुनसान जंगल में घूमना फिरना चाहता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन पाने के लिए कैसे वातावरण में घूमना फिरना चाहिए। हमने पाठ में अध्ययन किया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छ वातावरण में रहना होगा। उत्तर हो गया स्वस्थ जीवनाय स्वच्छे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना फिरना या रहना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। तो हम देखेंगे पाठ का जो अंतिम पद्यांश है उसमें कवि क्या कह रहे हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। ऐसा न हो कि हमें फिर से पत्थर के ऊपर लताओं को पत्तों को पीस करके खाना पड़े। कवि का आशय है कि यदि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभी से सचेत नहीं हुए, पर्यावरण प्रदूषण ऐसा ही बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह धरती समाप्त हो जाएगी, इस पर जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर हजारों साल बाद जब फिर से धरती पर प्राणियों की उत्पत्ति होगी तब मनुष्य का जन्म भी एक पशु के रूप में होगा और वह पाषाण काल की सभ्यता में जिएगा। तो ऐसा न हो कि हमारा जन्म फिर से हो और हमें फिर से अपनी संस्कृति के निर्माण करते हुए पहले पाषाण युग में रहना पड़े। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। और हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति फिर से पाषाण काल में न समा जाए, इसलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण आज से ही करना होगा। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। क्योंकि हम मानव की स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, न कि उसके मरण की। तो हम इस उत्तर को इस प्रकार लिख देंगे।
अंतिमे पद्यांशे कवे कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि कामना है। निसर्गः पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, कि हमारी संस्कृति फिर से पाषाण युग में न समा जाए। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम कुरुता। यहाँ पर या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है, वो प्रश्न पर निर्भर करता है। पहला उदाहरण, प्रकृति धन ... और पद बना है प्रकृतिरेव। अब हमें देखना है कि प्रकृतिरेव में जो दो पद हैं वो कौन कौन से हैं। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा प्रकृति धन एव। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर स सजुसोरु इस सूत्र से विसर्ग को र हो जाता है और बनता है प्रकृतिरेव। तो यहाँ पर हमारा जो पद आएगा वह आएगा एव। दूसरा है स्यात् धन ... धन ... अर्थात तीन पद हैं, तीन पद में से एक पद यहाँ दे दिया गया है और तीनों पदों का जो संधि स्वरूप है वो यहाँ दिया गया है स्यान्नैव। जब हम इसका विग्रह करेंगे हमें तीन पद प्राप्त होते हैं स्यात् न एव। यहाँ पर दो संधियाँ हुई हैं। पहला तो धन नौ के योग में खरीच सूत्र से तो को न हो गया है। फिर नौ धन एव में अधन ये के योग में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि हुई है। वृद्धि अर्थात ए को ऐ हो गया है। तो अब यहाँ पर बना स्यात् धन न धन एव। तीसरा उदाहरण है ... धन अनंत, और जो पद हमें मिला है वह है ह्यनंता। यहाँ पर जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो हमें दो पद मिलते हैं ही धन अनंता। तो यहाँ पर ही आएगा। अब यहाँ पर पूर्व पद के अंत में ई और उत्तर पद के आदि में अ है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा इको यणचि। इक के स्थान पर यण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर य हो जाता है और बनता है यनंता। अगला है बहि धन अंतः धन जगति। तीनों पद यहाँ पर दिए गए हैं और हमने उनको मिला करके उनकी संधि करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पूर्व पद के अंत में विसर्ग हैं, मध्यम पद के अंत में विसर्ग हैं। इन दोनों विसर्गों को स सजुसो रू इस सूत्र के अनुसार र हो जाएगा। बही का जो र बनेगा वो अ में मिल जाएगा और अंतः के विसर्ग का जो र बनेगा वह उत्तर पद में स्वर न होने के कारण ऊपर चला जाएगा, उत्तर बनेगा बहिरंतर जगति। अगला है ... धन नगरात। हमें पद मिला अस्मान नगरात। हमने जब इसका विच्छेद किया तो हमें मिला अस्मात् धन नगरात। तो यहाँ पर आएगा अस्मात् और यहाँ आएगा नगरात। यहाँ पर भी खरी च इस सूत्र से तो को न हो गया है। सम धन चरणम, इसका हमने संधि पद यहाँ पर लिखना है। तो पूर्व पद के अंत में म है, उत्तर पद में च वर्ग का प्रथम वर्ण है। यहाँ पर अनुस्वार पर सवर्ण संधि है। सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। इस सूत्र के अनुसार पूर्व पद के अंत में स्थित म को उत्तर वर्ण में आने वाले वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो च का पंचम वर्ण होगा य, तो ये हो जाएगा संचरणम। अगला है धूमम मुंचति। इसका हमने संधि पद यहाँ पर लिखना है। पूर्व पद के अंत में म है, उत्तर पद में व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर अनुस्वार संधि हुई है। इस संधि के अंतर्गत पूर्व पद के अंतिम वर्ण म को अनुस्वार हो गया है। तो अनुस्वार का अर्थ होता है व्यंजन के ऊपर आने वाली बिंदी। तो ये इस प्रकार से बनेगा धूमम मुंचति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर नीचे कुछ अव्यय पद दिए गए हैं। उन पदों को नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रिक्त पद हैं उनमें भरना है। कैसे भरना है? अर्थ के अनुसार भरना है। जैसे इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। अब हमने देखना है कि यहाँ पर किस अर्थ की अपेक्षा है, किस शब्द की अपेक्षा है। तो यहाँ पर आएगा भृशम। भृशम का अर्थ है बहुत अधिक। इस समय वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है। दूसरा है ... जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन जो है कठिन हो गया है। कहाँ कठिन हो गया है, क्यों कठिन हो गया है, इससे संबंधित अगर कोई पद यहाँ पर है भर लेंगे। यहाँ पर आएगा अत्र। अत्र माने यहाँ, इस संसार में जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी घूम फिर लेना लाभदायक होता है। क्षण भर घूमना लाभदायक होता है।
तो यहाँ पर अपि पद की अपेक्षा है। क्षण भर भी घूम लेना लाभदायक होता है, तो यहाँ पर अपि लिख देंगे। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण प्रकृति की पूजा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस पद की अपेक्षा है। यहाँ पर आएगा एव। एव का अर्थ होता है ही, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। गौ है ... समयस्य सदुपयोगः करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किस पद की अपेक्षा है। सदा, सदा हमेशा, हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है भूकंपित समये गमनमेव उचितम भवति, भूकंप के समय चले जाना उचित होता है। कहाँ चले जाना उचित होता है देखेंगे। इसके लिए कौन सा पद यहाँ लिखा गया है, बहि। बहि का अर्थ होता है बाहर, तो भूकंप के समय बाहर चले जाना ही उचित है। अगला है ... हरितिमा ... शुचि पर्यावरणम, हरियाली स्वच्छ पर्यावरण। तो हम यहाँ देखेंगे कि किन किन पदों की यहाँ पर अपेक्षा है। तो यहाँ पर यत्र और तत्र पदों की अपेक्षा है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ पर हरितिमा होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है। तो उत्तर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। शुभमस्तु।